गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 26 अगस्त और हम आज अध्ययन करेंगे 26 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों किस समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस समूह ने किया है सुपर ऐप का लॉन्च? दोस्तों टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किए है। दोस्तों अब जानते हैं सुपर ऐप के बारे में। दोस्तों टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पादन की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के असमान क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप है उसका लॉन्च किया है। यह ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजोन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। यानी इसका जो है कार्य है, जो जो ई मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, उसको टक्कर देने के क्षेत्र में ये काम करेगा। यह ऐप खाने पीने की ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल भुगतान जैसी सेवाएं हैं जो मुहैया करवाएगा। यानी जो इतनी जो सारी चीजें हैं इस ऐप के अंदर मिलेंगी। और जो है इसका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजोन को ये टक्कर देने देगा, यानी ई मार्केटिंग के क्षेत्र में ये कार्य करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाटा समूह के अध्यक्ष की। कौन है दोस्तों टाटा समूह के अध्यक्ष? नटराजन चंद्रशेखरन। और टाटा ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो दोस्तों किसके नाम पे रखा जाएगा? बाईचुंग भूटिया के नाम पे है जो स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं बाईचुंग भूटिया कौन थे। दोस्तों सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के तनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का ये पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पे होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाईचुंग भूटिया ने वर्ष 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था और उन्होंने साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो इस प्रकार से उनकी जर्नी रही बाईचुंग भूटिया की। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 साल के लिए है। डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। भारतीय विज्ञान प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 2018 में, और 2 वर्ष के लिए हुई थी। और वर्तमान में 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 4 साल की इनकी कार्यकाल हो जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल को विस्तार की मंजूरी दी है। साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 वर्ष के लिए वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी होंगे। तो इस प्रकार से इनके 2 साल के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और कैबिनेट के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जो अनुमति दी गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ का गठन कब हुआ दोस्तों? 1958 में। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? डीआरडीओ का मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली के अंदर। और दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 100% आरक्षण है देने की घोषणा की है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। 1 साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2020 में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण देने का एक नया कानून बनाया है। इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 70% आरक्षण है वो लागू किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने सर जो 100% कर दिया गया है, पहले 70 था, हरियाणा में अभी भी 70 ही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले देख लेते हैं राज्यपाल कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा केंद्र सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दी है या कितने दिनों के लिए बढ़ा दी है? तो दोस्तों जो है 31 दिसंबर तक नवीनीकरण की सीमा को बढ़ा दिया गया है। यानी आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रदूषण कार्ड है, इन ये चीजें अगर खत्म हो जाती हैं, तो अगर कोरोना काल के अंदर खत्म हुई है, तो आप इसको 31 दिसंबर तक रिन्यू करवा सकते हो, आपका कोई चालान नहीं कटेगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को 3-3 महीने के लिए वैधता को बढ़ाया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार इस अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है और अब इसे 31 दिसंबर तक कर दिया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु कार्यालयों में भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है, उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं आगे। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो दोस्तों कितने साल का कार्यकाल है? 3 साल का कार्यकाल है जो जाकिर खान का है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? जो है 1 साल है वो चंद्रयान 2 ने अपनी कक्षा में पूरा कर लिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो चंद्रयान 2 के बारे में। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 वर्षों तक चालू रखने के लिए पर्याप्त ईंधन है। यानी जो चंद्रयान 2 है वो आने वाले 7 वर्षों तक कंटिन्यू सही तरीके से काम करता रहेगा और उसके जो ईंधन में है वो कमी नहीं होगी। यानी 7 साल का ईंधन उनके पास इस जो चंद्रयान 2 के पास पर्याप्त है अभी। दोस्तों अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी इसरो के पीएसएलवी ने 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यानी दोस्तों जो 2017 के अंदर जो पीएसएलवी जो व्हीकल लॉन्च है जो इसरो का, उसके माध्यम से दोस्तों जो भारतीय इसरो है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उसने 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है और अभी तक विश्व में 104 उपग्रहों को किसी ने लॉन्च नहीं किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसरो के बारे में। दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। यानी इसके संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और ये इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों? के शिवन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? गजानंद यादव ने जो है ये पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में, पुरस्कार के बारे में। दोस्तों विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जो है जीता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्काई ड्राइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। यानी जो स्काई स्काई ड्राइविंग है स्काई ड्राइविंग टीम है आकाशगंगा, उसके सदस्य भी। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। यानी वो 2900 से अधिक बार एयर छलांग लगा चुके। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को साहसिक खेलों के लिए प्रदान भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समक्ष माना जाता है। यानी जो ये पुरस्कार है इसकी श्रेणी है वो अर्जुन पुरस्कार मिलता है स्पोर्ट्स में, उसके समान ही इसका जो वर्चस्व है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों किसने लिखी है ये पुस्तक? अशोक के वेद ने इस पुस्तक को लिखा है या इसका जो है संपादन किया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने
कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वेद द्वारा संपादित गास्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अशोक के वेद एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इस पुस्तक का विमोचन जो केंद्रीय मंत्री ने किया है और जो डॉक्टर अशोक के वेद हैं वो पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, किस ऐप को लॉन्च किया है भारतीय वायुसेना ने? जो है माई IAF नामक ऐप है, वो लॉन्च किया है भारतीय वायुसेना ने। तो दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय वायुसेना के माई IAF ऐप क्या है उसके बारे में। दोस्तों, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना IAF में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक नया मोबाइल ऐप या मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐप सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां उपयोगकर्ता भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और एयरमैन दोनों पदों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्ते आदि के विवरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता की झलक भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं वायुसेना की जो स्थापना कब होती है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट जो सीरीज है करंट फायर, उसके अंदर हम देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट हेडलाइन है उनके बारे में। दोस्तों, लेखक श्री अय्यर द्वारा हु प्रिंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है, यानी इसका जो मोटिव है या इसके अंदर इसकी जो कहानी है वो है बॉलीवुड और क्रिकेट और राजनेताओं के आसपास घूमती हुई मिलेगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। भारत सरकार के नेतृत्व भारत सरकार के नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में क्रियान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए पुरस्कार जीता है। दोस्तों, चीन के उत्तर पश्चिम चीन के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 905 का लॉन्च सफलतापूर्वक कर लिया। यानी जो चीन है उसने अपने जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जियोफेन 9 उसका सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया है और ये इस श्रेणी का 5वां उपग्रह है और ये किस सेंटर से लॉन्च किया गया है? ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और AIIB ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए समझौता किया है और रूस में आर्मी 2020 फोरम में किया गया इंडियन पेविलियन का उद्घाटन, यानी जो इंटरनेशनल आर्मी जो फॉर्म रूस में होने वाला है उसमें 2020 उसमें इंडिया ने अपने पेविलियन का उद्घाटन किया है, जो भारत के राजदूत द्वारा वहां पे उनकी मौजूदगी में किया गया। दोस्तों, जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव ने जीता महिला ब्रिटिश ओपन खिताब 2020, यानी जो महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब है वो जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव ने जीता है। दोस्तों, बायर्न म्यूनिख ने जीती UEFA चैंपियंस लीग 19-20, यानी जो बायर्न म्यूनिख है उसने UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, अब आगे है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है, यानी राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना किसने की है दोस्तों? केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।